हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 22 अप्रैल का। और 22 अप्रैल को हम एक इंपॉर्टेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। आप थंबनेल भी देख भी सकते हैं कि किस डे के बारे में मैं बात कर रही हूँ। डे जो है वर्ल्ड जो अर्थ डे है, इंटरनेशनल अर्थ डे के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, यानी कि आज ही के दिन 22 अप्रैल को, ताकि हम अवेयरनेस फैला सके लोगों में कि अर्थ की इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे हम लोगों ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन यहाँ पे उसको सपोर्ट करना है, हार्म नहीं पहुंचाना है। एयर पोल्यूशन जो देखने को मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो कैसे हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके चलना है। तो इसी के मतलब इसी के उपलक्ष्य पे हम लोग क्या करते हैं कि इंटरनेशनल मदर अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे भी इसको बोला जाता है और इसकी हम 52nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। फर्स्ट इसको सेलिब्रेट करना हमने 1970 से स्टार्ट किया। अर्थ डे को रीनेम किया गया एज ऑफिशियली बाय यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2009 में, और एज अ इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के नाम से इसको जाना जा रहा है। थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम आप लोगों ने याद रखनी है, इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। तो इन्वेस्ट इन आवर प्लानट जो इसकी थीम है, जो इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है मिस्टीरियस लीवर डिजीज के बारे में। लीवर डिजीज अभी हाल ही में हम लोगों ने क्या किया था, लीवर डे सेलिब्रेट किया। लीवर डे हम लोगों ने कब सेलिब्रेट किया? 19 अप्रैल को। तो 19 अप्रैल को एनुअली हम लोग वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट करते हैं, ताकि जो या इससे रिलेटेड बीमारी, इससे रिलेटेड डिजीज़ है, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी है, और कैसे हम लोगों ने इससे रिलेटेड जो डिजीज़ रहती है, तो कैसे होलिस्टिक केयर लेके चलनी है, लीवर को कैसे हम लोगों ने प्रिवेंट करके चलना है। तो एक सेकंड लार्जेस्ट लीवर जो है, सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है आफ्टर द ब्रेन। क्लियर? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा इंटरनल बॉडी पार्ट है ये, और क्रूशियल बॉडी फंक्शन ये करता है परफॉर्म, जैसे कि डाइजेशन, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन, स्टोरेज हो गया। लीवर क्या करता है? रेगुलेट करता है हमारा जो ब्लड शुगर होता है, रिमूव करता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के, और हेल्प करता है जैसे ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग क्या रहता है कि जब हमें इंजरी हो जाती है, अगर कट लग जाए, तो उससे मतलब वो हो जाता है ना, थक्का सा जम जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डेट इज ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। तो ये कंट्रोल करता है कैरोस्ट्रेल लेवल भी। तो लीवर को हम लोगों ने कैसे हेल्दी रखना है, यूज़ करना है ऑलिव ऑलिव ऑयल। एंड इम्पॉर्टेंट क्या है, हम लोगों ने क्या क्या खाना है, जैसे गार्लिक हो गया, जैसे गार्लिक हम लोग यूज़ करते हैं ना सब्जी वगैरह में। तो ग्रेप फ्रूट हो गया, कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, यानी कि हरी सब्जियां हम लोगों ने कंज्यूम करनी है। एप्पल्स हो गया एंड वॉलनट, और लेमन एंड लाइम जूस एंड ग्रीन टी भी हम लोगों ने कंज्यूम करनी है। तो इससे क्या रहता है, लीवर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है। ऑल्टरनेटिव अगर देखें, ग्रीन लाइक मिलेट्स, इसमें कृषि फेरियस वेजिटेबल जैसे हो गया, कैबेज, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर। तो टर्मिक जो है, यानी कि हल्दी जो है, जो हम फूड में यूज़ करते हैं, सब्जी वगैरह में यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लीवर की हेल्थ के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लीवर कहाँ पे प्लेस है हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यह स्टमक है, पैनक्रिया जो है यहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे इंटरनल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें सारी आपको इंटरनल बॉडी पार्ट्स देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं मिस्टीरियस लीवर डिजीज़ क्या है। तो रिसेंटली कुछ केसेस देखने को मिले हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे हो गया स्पेन, हो गया डेनमार्क, नीदरलैंड, उसी के साथ यूएसए एंड यूके में। जो मिस्टीरियस लीवर डिजीज़ के केसेस हैं, ये रिपोर्ट किए गए हैं यहाँ पे। तो ये रिपोर्ट कहाँ पे किए गए, किन किन एज जो है, मतलब कौन से व्यक्तियों में या कौन सी एज जो है रहती है। तो 1 to 6 ईयर तक जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको टारगेट किया गया है इस डिजीज़ के द्वारा। ठीक है, तो उसके अलावा बात करें तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स देखें, डिजीज़ जो है ये किससे रिलेटेड है, एक तरह का वायरस है जो यूजली, जैसे खांसी जुकाम हो गया, उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो डिजीज़ जो है ये रिपोर्ट किया गया है सीवियर सो फार, यानी कि बहुत देर बाद ऐसी डिजीज़ देखने को मिली है। तो चिल्ड्रन जो है, नो चिल्ड्रन डाइज सो फार, यानी कि किसी भी बच्चे की यहाँ पे कोई जान नहीं गई है। इसको प्रिवेंट किया जा रहा है यूएसए में, यूके में। तो 6 चिल्ड्रन जो है जिनको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है इसकी, इस डिजीज़ की वजह से। तो सिम्टम्स क्या-क्या रहते हैं इसके? सिम्टम्स जैसे जनरली लीवर डिजीज़ में हेपेटाइटिस के इंजेक्शंस भी लगते हैं ना छोटे बच्चों को, ठीक है? वो तो लीवर से रिलेटेड होते हैं।
तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो कब सेलिब्रेट करते हैं ये आप लोग बताइएगा। और इसको लीवर इन्फ्लेमेशन बोला जाता है। और यहाँ पे जो है जॉन्डिस, डायरिया, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलती है जो रिपोर्ट की गई है इस बीमारी के चलते। लेबोरेटरी टेस्टिंग की जाती है हेपेटाइटिस टाइप जो है, यानी कि A, B, C एंड E वायरस जो है यूजली यहाँ पे जो बीमारी पैदा करता है। इसी के अलावा यहाँ पे बात करें इस वायरस को जो बोला जाता है वो है एडिनो वायरस बोला जाता है। कॉमनली रेस्पिरेटरी इलनेस है ये, और कॉमन कोल्ड स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल कोल्ड है तो ठीक हो जाएगा, बट नहीं, डॉक्टर के पास उसी टाइम जाएं और चेकअप करवाएं। क्लियर। तो यहाँ पे यूरोपियन चिल्ड्रन जो है उनमें पॉजिटिव पाया गया है एडिनो वायरस, और कुछ टेस्ट जो है कोविड-19 के भी पॉजिटिव पाए गए हैं। एडिनो वायरस को प्रेफर किया गया, यानी कि इसकी वैक्सीन भी है, और इसको डीएनए यानी कि डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म आप लोगों को ये भी याद रखनी है। तो ये डबल स्टैंडर्ड देखने को मिला है, जेनेटिकली मोर स्टेबल है ये। उसके अलावा यहाँ पे एनालाइज किया गया है कि पॉसिबल एसोसिएटिव है हेपेटाइटिस बी और एडिनोवायरस 41। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा जो डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। अगर फिर भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है मुगर क्रोकोडाइल के बारे में। तो मुगर क्रोकोडाइल हाल ही में न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ही इंडियन रेलवेज़ के द्वारा यहाँ पे डिलीवर किया गया है स्पेशली वाटर टू पैली जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्टर्न राजस्थान में, इंश्योर करने के लिए जो सर्वाइवल है स्पेशली जो मुगर क्रोकोडाइल है और जिसको मार्श क्रोकोडाइल भी बोला जाता है। रीजन वाटर बॉडीज में इसको ड्राइव किया गया ड्यू टू दी हॉट मार्च, यानी कि मार्च मंथ में काफ़ी सारा गर्मी थी, उसकी वजह से इसको क्या किया गया है, इसको यानी कि एक जगह से दूसरी जगह प्लेस किया गया है। इंपॉर्टेंट ये है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, क्रोकोडाइलस पैलुस्टिक। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर। डिस्क्रिप्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये एग लेइंग एनिमल है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये मैमल नहीं है। ठीक है, तो ये एग लेइंग एनिमल्स है और नॉन नेस्टिक स्पीसीज है। ऑल्सो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस स्पीसीज में से एक है। मेनली ये रिस्ट्रिक्टेड है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और ये पाई कहाँ पे जाती है, फ्रेश वाटर लेक में पाई जाती है, फ्रेश वाटर रिवर में पाई जाती है। इनके हैबिटेट आपको फ्रेश वाटर रिवर में देखने को मिलती है, स्पेशली ऑल्सो कोस्टल सॉल्ट वाटर लेगून में भी एंड सेचुरीज में भी। ऑलरेडी ये एक्सटेंट है भूटान और म्यांमार में। थ्रेड की अगर हम लोग बात करें तो हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है आज के टाइम में। तो फ्रेगमेंटेशन, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, फिशिंग एक्टिविटीज़ के कारण इनकी जो प्रजाति है वो कम हो रही है। तो क्रोकोडाइल जो है पार्ट ऑफ मेडिसिनल पर्पस, ठीक है, मेडिसिनल पर्पस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट हो जाता है। तो अगर बात करें यहाँ पे प्रोटेक्शन स्टेटस की, तो IUCN की लिस्ट में थ्रेटेंड स्पीसीज की कैटेगरी में इसको रखा गया है, वनरेबल कैटेगरी में है। सिटीज़ की बात करें तो अपेंडिक्स फर्स्ट में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है। अदर स्पीसीज जो है क्रोकोडाइल की जो हमारी कंट्री में पाई जाती है, जैसे एस्ट्रियन और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इसको कंसीडर किया गया है इस क्रोकोडाइल को अर्थ का लार्जेस्ट लिविंग क्रोकोडाइल स्पीसीज, और ये फेमस है एज अ मैन ईटर। क्लियर। तो फाउंड किया जाता है, यानी कि ये पाया जाता है उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, अंडमान निकोबार आइलैंड में, और इसी के साथ साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी। तो याद रखिएगा, अर्थ का लार्जेस्ट लिविंग क्रोकोडाइल स्पीसीज कौन सा है, वह सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। प्रोटेक्शन स्टेटस की हम लोग बात करें IUCN की लिस्ट में थ्रेटेंड स्पीसीज की बात करें तो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है इसको। सिटीज यानी कि अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है, यानी कि इसकी पॉपुलेशन जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनिया, इसमें अपेंडिक्स सेकंड में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की कैटेगरी में देखें तो शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है। घड़ियाल, इसके अलावा है घड़ियाल। घड़ियाल जो है इसको गाइवल भी बोला जाता है। ये एशियन क्रोकोडाइल है। डिस्टिंग्विश किया गया है इसको देयर लॉन्ग एंड, इसकी जो माउथ रहता है ना, मतलब यानी कि ऐसे तीखा सा रहता है आगे से, नोज वगैरह जो रहता है। ठीक है, तो इसको पॉट किया गया है, सर घारा इन हिंदी बोला जाता है। मोस्टली ये फ्रेश वाटर एरिया में पाया जाता है जो हिमालयन रिवर्स होती हैं, और चंबल रिवर में इसका हैबिटेट है। नॉर्दर्न स्लोप विंध्या माउंटेन जो मध्य प्रदेश में, इसको प्राइमरी हैबिटेट अगर बोले तो घड़ियाल बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी रिवर में पाया जाता है, ये घाघरा, गंडक रिवर, गिरवा रिवर, रामगंगा रिवर और सोन रिवर, ये सेकेंडरी हैबिटेट है। प्राइमरी हैबिटेट की बात करें तो ये चंबल रिवर में पाया जाता है। इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन भी होगा, तो प्लीज़ ध्यान से इस स्लाइड को सुनिएगा। अगर प्रोटेक्शन स्टेटस की हम लोग बात करें तो IUCN की लिस्ट थ्रेटन्ड स्पीसीज में इसको क्रिटिकली एंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है। सिटीज़ की अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है। अगर बात करें उड़ीसा स्टेट के बारे में, उड़ीसा स्टेट के द्वारा यानी कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था कि कैश अवार्ड दिया जाएगा 1000 रुपीज़, जो कंजर्व करेगा घड़ियाल जो है महानदी रिवर बेसिन में। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया। अब आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल, अगर आप घड़ियाल को देखेंगे इन देयर नेचुरल हैबिटेट, विच वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट, आप कौन सी प्लेस जो है वो विजिट करना चाहेंगे घड़ियाल को देखने के लिए? फर्स्ट है भितरकनिका मैंग्रोव, चंबल रिवर, पुलिकेट लेक एंड डायपोर बील। तो कौन सा आंसर सही है ये आप लोगों ने बताना है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि प्राइमरी जो इसका हैबिटेट है वो चंबल रिवर है, तो हम चंबल रिवर जो है वहाँ पे विजिट करना सही समझेंगे। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, चंबल रिवर। क्लियर। तो चंबल आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे बेसिकली राजस्थान की बात की जा रही थी, तो राजस्थान जो है इसकी कैपिटल आप लोगों ने जयपुर याद रखनी है। कौन कौन सी स्टेट बाउंड्रीज को टच करती है, पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात है, और इंटरनेशनल बाउंड्री जो है पाकिस्तान इसको टच करती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे जो बात की जा रही है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में बात की जा रही है, जिसको हम कैट के नाम से जानते हैं। तो ये ट्राइब्यूनल क्या रहता है, एक हिसाब से कोर्ट ही रहता है। नेचुरल जस्टिस के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। तो रिसेंटली ही कैट के द्वारा यहाँ पे स्पेशल ड्राइव अक्रॉस ऑल द 19 बेंचेस जो हैं हमारे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के, वहाँ पे जो मोस्ट वनरेबल सेक्शंस हैं उनकी जो एप्लीकेंट देखने को मिली, सीनियर सिटीजन्स और प्रिजनर्स को लेके उस केसेस के ऊपर यहाँ पे जो है बातचीत की जाएगी। अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें, ये आर्टिकल 323A यानी कि अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये आर्टिकल आप लोगों ने याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे डिस्प्यूट्स, कंप्लेंट एंड रिस्पेक्ट जो रहते हैं, रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज पर्सनल अपॉइंट जो किए जाते हैं पब्लिक सर्विसेज के लिए। आर्टिकल 323A पार्लियामेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 पास किया गया, उसके तहत इसको जो है अमेंडमेंट किया गया चीज़ों को। एक्ट जो है ये ऑथोराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो एटलीस्ट एक कैट यानी कि वन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश कर सके और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश कर सके। तो ये एक्ट जो है ये पावर देता है। कैट जो है ये सेटअप किया गया ड्यूरिंग किसके टाइम ड्यूरेशन में, प्राइम मिनिस्टर जो मेंबरशिप थी, प्राइम मिनिस्टरशिप जो थे राजीव गांधी जी, ठीक है, राजीव गांधी जी के टाइम ड्यूरेशन में इसको सेटअप किया गया था। अपनी कंट्री में यानी कि हमारी कंट्री में 19 बेंचेस कैट के देखने को मिलते हैं ऑल ओवर द इंडिया। कैट जो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कंसिस्ट करती है एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेंबर्स हैं, जुडिशियल मेंबर्स यहाँ पे कंसिस्ट होते हैं। वर्चुअली स्पेशलाइज्ड नॉलेज रहती है इनको केसेस को लेके, ठीक है। स्पीडी ट्रायल यहाँ पे देखने को मिलता है, इफेक्टिव जस्टिस यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। चेयरमैन की बात करें तो रिटायर्ड जज रहते हैं हाई कोर्ट के, जो हेड करते हैं कैट को। ट्रिब्यूनल जो है ये गाइड किसके द्वारा किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड करवाया जाता है। डिसाइडिंग केसेस वो बाउंडेड नहीं है प्रिस्क्राइब बाय सिविल प्रोसीजर कोड। अंडर सेक्शन 17 की बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 का, ट्रिब्यूनल जो है ये पावर जो रहती है इसकी यानी कि सेम रहती है एज ए जुरिडिक्शन जो अथॉरिटी होती है हाई कोर्ट की, ठीक है। तो हाई कोर्ट के कंपैरिजन अगर देखें तो सेम पावर रहती है। ऑर्डर जो रहते हैं कैट के चैलेंज किए जाते हैं, जो रिट पिटीशन होती है, ठीक है, जो रिट्स रहती है आर्टिकल 32 के तहत, अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट एंड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो बेंच है ट्रिब्यूनल इज सिचुएटेड। कंडीशन जो है सर्विसेज की चेयरमैन एंड मेंबर्स की वो सेम एप्लीकेबल रहती है जज जो रहते हैं इक्वलेंट हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 2006 के तहत। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया था ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप लाल बहादुर शास्त्री के टाइम ड्यूरेशन में, या फिर सेकंड स्टेटमेंट है जो मेंबर्स रहते हैं कैट के वो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम यानी कि ड्रॉन देखने को मिलता है इनका। तो दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों ने बताना है। ऑप्शन ए है वन ओनली, ऑप्शन बी है टू ओनली, ऑप्शन सी है बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी है वन एंड नेदर वन और नो टू। हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि ये जो है कैट जो है किसके टाइम ड्यूरेशन में सेटअप किया गया, तो राजीव गांधी जी के टाइम ड्यूरेशन में सेटअप किया गया। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है, फर्स्ट भी गलत है, यहाँ से ये भी गलत है, तो ऑप्शन सेकंड जो है यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों का सही है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।